आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इन बातों को रखने का प्रयास किया था कि कटअप लगभग 90 से 95 के बीच में रहेंगे, 95 प्लस माइनस 2 मैंने कहा था, लेकिन लगभग यहाँ रहेंगे। और तैयारी करने के संदर्भ में रखा था कि जिनका 85 प्लस है जनरल में वो तैयारी आराम से करें, बल्कि एकदम भीड़ करके काम करना शुरू कर दें। और एससी के संदर्भ में जिनका 70 प्लस है वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें। कटअप जो जाएंगे, जो आंसर आएगा पता लग ही जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के मुख्य परीक्षा की तैयारी लाभदायक ही होंगे, हानिकारक नहीं। तो आइए इसी भूमिका के साथ हम लोग मुख्य परीक्षा की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर देखें तो मुख्य परीक्षा का अर्थ क्या होता है। मुख्य परीक्षा का अर्थ होता है रिटेन, लिखित और साक्षात्कार, इन दोनों को जोड़ करके मेंस कहलाता है। जो लिखित पेपर होंगे और जो इंटरव्यू होंगे दोनों को जोड़ करके। अब लिखित पेपर कितने भागों में बटा हुआ है तो हिंदी, सामान्य हिंदी के एक पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, फिर निबंध और फिर वैकल्पिक विषय। तो इस तरह से देखें तो आपको 5 विषयों में बटा हुआ है। यह हिंदी के पत्र को देखें तो यह कंपलसरी है जो 100 अंक के लिए जाएंगे। और यहां पर देखें वैकल्पिक विषय जो भी आप रखेंगे यह भी कंपलसरी है जो 100 अंक के होंगे। और इन दोनों में पासिंग मार्क्स लाना यानी मोटे तौर पर 35% नंबर लाना अपरिहार्य है। वैसे तो 30% 33% ही है, लेकिन मैं 2-3% बढ़ा करके 35% नंबर आपको लाना जरूरी है। और प्रायः छात्र यहाँ पर इतना स्कोर कर लेते हैं, फिर भी इसे देखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अब जो पेपर बचे, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक के, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक के और निबंध 300 अंक के, तो इस तरह से 900 अंक के आपको लिखित परीक्षा होंगे। और इसमें जो पास छात्र करेंगे, सफल होंगे, कटअप से ऊपर नंबर लाएंगे, उनको 120 अंक के साक्षात्कार से गुजरना होगा। और इन दोनों को मिलाकर के मोटे तौर पर 552 अंक इस बार कटअप गया था फाइनल रिजल्ट का। जनरल का भी, ओबीसी का भी और आपको ईडब्ल्यूएस तीनों का कटअप मोटे तौर पर 552-50 के लगभग में गया था। तो इस तरह से आप देखें कि पूरे रिजल्ट का यही पूरी व्यवस्था है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। आज हम लोग मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र पर विचार विमर्श करेंगे। कहाँ विचार विमर्श करेंगे? सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र पर। सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र को देखें तो यह 3 भागों में विभाजित है, खंड क, खंड ख और खंड ग, या यूं कहें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इसमें प्रथम भाग जो है वह आधुनिक भारत का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति है। दूसरा करेंट से है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा है सांख्यिकीय विश्लेषण, और इसमें आरेखन और चित्रण, ये दोनों प्रश्न रहेंगे। अगर प्रथम पत्र में प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो पहले 12 प्रश्न आते थे, अब 8 प्रश्न आ रहे हैं। इन 8 प्रश्न को देखें तो सबसे पहले आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हिस्ट्री से रहेंगे। जो आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति है, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको इतिहास से रहेंगे और तीनों प्रश्न का उत्तर देना कंपलसरी है। इस प्रथम प्रश्न को देखें अगर तो इसमें 5 प्रश्न रहेंगे। पहला ए, बी, सी, डी और ई। यहां पर दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न रहेंगे, ए और बी, और तीसरा में भी रहेगा ए और बी। अब यहां पर 5 प्रश्न करना है। पहले प्रश्न को अगर देखें तो 5 प्रश्न आपको करना है, 5 कंपलसरी है। फिर दूसरा में ए और बी में से ए अथवा बी, आप ए करेंगे तो बी नहीं, बी करेंगे तो ए नहीं। और तीसरा में भी ए करेंगे तो बी नहीं, बी करेंगे तो ए नहीं, यानी कि यहां प्रश्न अथवा में रहेंगे। तो हिस्ट्री से 3 प्रश्न रहेंगे।
3 प्रश्न में, पहला प्रश्न में A B C D E 5 प्रश्न, और फिर दूसरा में 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न, तीसरा में से भी 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना है। इसी तरह से करंट से भी देखें तो यहां से भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चौथा नंबर प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न और 6ठा नंबर प्रश्न। यहां चौथा का भी आपको A B C D और E इस तरह से, फिर 5वां में भी A B में से कोई एक, और फिर 6ठा में से A B में से कोई एक मारना है। और जब सांख्यिकी में आएंगे तो 7वां और 8वां प्रश्न यहां से रहेगा, और 7वां प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे A B C D और E, और फिर अथवा में जो है यहां से भी 5 प्रश्न रहेंगे A B C D E, और इन पांचों में से कोई एक प्रश्न आप कर लें। तो 7वां में A और B करके पहला और दूसरा करके रहेंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहेगा। या तो आप ये ऊपर वाला 5 करें या नीचे वाला करें। और 8वां में भी इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें से आप A करें या B करें, और सभी में 5-5 प्रश्न हैं। तो इस तरह से 8 प्रश्न रहेंगे, 8 कंपलसरी रहेगा। लेकिन छोटे वाले प्रश्न जो होंगे वो सारे प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। छोटा वाला प्रश्न कहाँ कहाँ होगा? पहला नंबर, फिर चौथा नंबर, और 7वां और 8वां दोनों में छोटे छोटे 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न का स्वरूप है। आपको 69वीं में भी और 68वीं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मोटे तौर पर परीक्षा के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बातों को रख दिया है, और आप लोग इसको सिलेबस से थोड़ा कंफर्म कर लेंगे तो उससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी। आज आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूं, और इसी के स्ट्रेटजी पर विचार विमर्श करते हैं। यहाँ अगर देखें तो इसमें A B C D और E, ये A जो होंगे वो 8 नंबर का, B भी होगा 8 नंबर का, C होगा 8 नंबर का, D 7 नंबर का और E 7 नंबर का। तो इस तरह से देखेंगे, इधर 24 और इधर 14, ये दोनों जोड़ करके अगर देखें तो 38 नंबर का हो जाएगा। 38 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों को अगर देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 2 साल के क्वेश्चन को अगर हम विश्लेषण करके देखें तो 2-3 बातें देखने में समझने में आ रही है। पहली बात यह है कि 69वीं के क्वेश्चन को देखें तो पहला प्रश्न 69वीं में पूछा गया है 1892 का एक्ट, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है संथाल विद्रोह, तीसरा प्रश्न पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह, और चौथा प्रश्न पूछा गया है मौर्य कला एवं वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, और 5वां प्रश्न पूछा गया है प्राचीन भारत के पूर्वी क्षेत्र में गुफा चित्रकला। ये आपको प्राचीन भारत के पूर्वी भारत के गुफा चित्रकला के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं 69वीं में। अगर 68वीं में देखें तो 68वीं में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखें तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वह पूछा गया 1858 का एक्ट, ये 69वीं का है और ये 68वीं का है। इस 68वीं में जो पहला पूछा गया ए में वो 1858 का एक्ट, हम कंपेरिजन कर रहे हैं और तब निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि 70वीं 71वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विशेष करके 70वीं के लिए। तो इस तरह से 1858 का एक्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मुंडा विद्रोह, क्या पूछा गया है? बी में मुंडा विद्रोह, सी में पूछा गया है नील विद्रोह, और अगला डी में पूछा गया है पटना कलम, और ई में पूछा गया है पूर्वी भारत में गुफा कला का विस्तार या विकास। पूर्वी भारत में गुफा कला का विकास एवं विस्तार। तो इस तरह से देखें तो यहां पर 68वीं में और 69वीं 2
तरह से 2 साल से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 67वीं में बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते थे, छोटे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो यहाँ से इन्हीं दोनों के आधार पर हम 70वीं के लिए कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर इन प्रश्नों का विश्लेषण करें तो 2-3 बातें साफ साफ उभर करके सामने आ रही है। पहली बात यह उभर करके सामने आ रही है कि जो पहला प्रश्न में 5 प्रश्न है, उसमें से 3 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछा गया है, दोनों साल। पहला देखिए कि आपको 1892 का एक्ट, यहाँ पर 1858 का एक्ट, यहाँ संथाल विद्रोह, यहाँ मुंडा विद्रोह, यहाँ चंपारण सत्याग्रह, यहाँ नील विद्रोह। दूसरा, हम लास्ट के जो 2 क्वेश्चन देखते हैं वो प्राचीन भारत से है। तो मोटा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि शुरू के ए, बी और सी ये तीनों मॉडर्न इंडिया से रहेंगे और 8-8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 24 नंबर के छोटे प्रश्न आपको आधुनिक भारत से पूछा जाएगा, ये पहला निष्कर्ष। दूसरा, डी और ई क्वेश्चन प्राचीन भारत से रहेंगे और ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, अतः 14 नंबर का क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे जाएंगे। दूसरी बात यह, पहली बात तो यह हो गई। अब दूसरी बात अगर आप देखें तो इसमें आप प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोनों कला से पूछे गए हैं, दोनों साल, यहाँ भी और वहाँ भी। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन में जो हैं वो आर्ट से जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्या से पूछे जाएंगे? आर्ट से, कला से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि कला, तो कला में हमें क्या पढ़ना है? मौर्य कला, उसके बाद पटना कलम और उसके बाद पाल कला। इसके अतिरिक्त गुप्त कला से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मौर्योत्तर काल के जो गुफा कला है, पूर्वी भारत में विस्तार पूछा है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल में जो गुफा कला का विकास हुआ, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि मंदिर स्थापत्य, गुफा कला या अन्य प्रकार के जो विकास हैं और चित्रकला, उन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अब अगर हम देखें दूसरी बात, तो मॉडर्न इंडिया को पकड़ें तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, आधुनिक भारत में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं, हम उसको खोलने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न ब्रिटिश प्रशासन से है। अब ब्रिटिश प्रशासन में देखिए, मोटी मोटी बात आ गई। पहला, वो पिछले साल पूछा गया 1892 का एक्ट और यहाँ पूछा गया 1858 का एक्ट। यहाँ से तो ब्रिटिश प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। अब ब्रिटिश प्रशासन को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो इसके अतिरिक्त जो एक्ट बच गए, जैसे 1833 के एक्ट भी पूछे जा सकते हैं, अगर पीछे जाएंगे तब 1853 के एक्ट भी पूछे जा सकते हैं और 1813 के एक्ट भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगर, तो 1909 के एक्ट, 1919 के एक्ट, 1935 के एक्ट, उसके बाद आपको कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न पकड़ने के लिए हमें ब्रिटिश प्रशासन की तरफ चलना होगा। ब्रिटिश प्रशासन में देखें तो 2-3 चीजों को देखने की आवश्यकता है। पहला, महत्वपूर्ण एक्ट। महत्वपूर्ण एक्ट में 1773 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, ये सब सिंगल इंपॉर्टेंट में आप रखें और जो बहुत इंपॉर्टेंट में रखें वो सीधे सीधे 1909 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1946 कैबिनेट मिशन योजना और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम कहें या माउंटबेटन योजना कहें, ये आपको देखने की आवश्यकता है। ये 5 स्टार में रखें। दूसरी बात, ब्रिटिश प्रशासन में जो और देखने की आवश्यकता है, भू राजस्व पद्धति। भू राजस्व पद्धति में खास करके जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इन तीनों को आप देख लें। ब्रिटिश प्रशासन में जो सिविल सर्विसेज का विकास है उस संदर्भ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो जितने अधिनियम थे उन अधिनियम को देख लिया जाए, क्योंकि 2 बार तो अधिनियम से ही क्वेश्चन आ गए हैं। फिर भू राजस्व पद्धति से जुड़ी हुई बातें, तो जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। उसके बाद इनके संदर्भ में, क्वेश्चन के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा अगली वीडियो में।
अगला देखते हैं कि आप चौथा अगर पकड़ने की कोशिश करें तो ब्रिटिश जो जैसे संपत्ति के पलायन, जैसे कृषि के वाणिज्यीकरण, जैसे इसके प्रभाव आदि, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेलवे और शिक्षा, तो शिक्षा पर हम आगे आएंगे, तो रेलवे के विकास से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कितना क्वेश्चन किया जाए, तो 5 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे ए से लेकर के ई तक। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन करें, यानी ए को पकड़ने के लिए, पहला के एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए 5 क्वेश्चन किया जाए, तो एवरेज 25 से 30 अगर शॉर्ट नोट आप कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न है, उस कितने शब्द में लिखे जाएंगे वो भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, या इसी में अगर समय मिल जाता है तो इस तरह से, तो यहां आप पहला प्रश्न को पकड़ने के लिए कम से कम 6 शॉर्ट नोट जरूर तैयार कर लें। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, तो दूसरा प्रश्न है ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ी हुई चीजों के प्रतिक्रिया में भारतीयों का जो विद्रोह रहा, उससे प्रश्न है। खास करके बिहार क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ, यहां संथाल है, यहां मुंडा है। अब कोल विद्रोह नहीं पूछे गए हैं अभी तक, आ सकते हैं। 1857 के विद्रोह पूछे गए हैं, लेकिन अलग ढंग से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका पूछी जा सकती है, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, या अन्य प्रकार की चीजें बिहार में उसके विस्तार के बारे में, या बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में 1857 के विद्रोह की भूमिका। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि दूसरा प्रश्न जो है वो भारतीयों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में है कि ब्रिटिश प्रशासन जो लागू की गई, उस प्रशासन लागू करने के परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर भारतीयों का शोषण हुआ, खास करके बिहारियों का शोषण हुआ, उस बिहारियों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो दूसरे प्रश्न को पकड़ने के लिए अगर देखा जाए तो आप संथाल विद्रोह पिछले बार पूछ लिया गया, फिर भी मुंडा विद्रोह उससे पिछले बार पूछ लिया गया, बराबर पूछे जाते हैं। नील विद्रोह आपको याद होगा, दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में आपको वहां हुआ था, और अपने यहां तो चंपारण सत्याग्रह हुए ही। उसके बाद आप देखेंगे किसान विद्रोह, उसके बाद है किसान विद्रोह और किसान आंदोलन भी, खास करके विद्यानंद के नेतृत्व में जो हुआ, कार्यानंद के नेतृत्व में जो हुआ, और दयानंद सरस्वती, ये आपको ये सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो हुआ। और इसके अतिरिक्त भी जो अन्य प्रकार के किसान आंदोलन हुए हैं उनकी चर्चा आप दिमाग में रखेंगे। चंपारण, और उसके बाद कोल विद्रोह भी एक है जो बिहार के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, ये बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में 1831-32 में हुए थे। तो इस कोल विद्रोह के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है बी, यहां पर विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं, और उन विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्नों को आप निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न को देखें तो आंदोलन से प्रश्न है या सत्याग्रह से प्रश्न है। यहां पर देखिए चंपारण सत्याग्रह और नील विद्रोह यहां पर पूछ लिया गया है। तो यहां पर बिहार क्षेत्र में जो खास करके आंदोलन हुए हैं उन संदर्भों में यहां पर आप इसको कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तीसरे प्रश्न के लिए मुख्य रूप से 1905 से लेकर के 1930 ईस्वी तक बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं घटी, जिसमें चंपारण तो निश्चित रूप से देख लेना है, किसान आंदोलन तो निश्चित रूप से देख लेना है, इसके अतिरिक्त बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन आप वो देख लें। बिहार में कांग्रेस के विकास, खास करके बांकीपुर अधिवेशन और गया अधिवेशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके अतिरिक्त बिहार में असहयोग आंदोलन, बिहार में सबने बग्या आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तीसरा अगले प्रश्न पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन भी पकड़ लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इससे पहले की भी बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आप दिमाग में रखें कि तीसरे प्रश्न चंपारण सत्याग्रह के समय में स्वदेशी आंदोलन पर भी प्रश्न आ सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, बिहार नए राज्य का जो गठन हुआ उसकी पृष्ठभूमि, तो बिहार के विकास में इसकी क्या भूमिका रही। तो तीसरे प्रश्न के संदर्भ में ये इस तरह के लगभग 6 प्रश्न किए जा सकते हैं, जिसमें मैंने कई प्रश्नों की चर्चा की है, और अगले दिन इन सारे प्रश्नों का हम उत्तर देखने की कोशिश करेंगे, उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। खास करके आप इन सारी चीजों को वहां पर देखेंगे। और चौथा 5वां प्रश्न जो है ये दोनों प्राचीन भारत से है।
इन प्राचीन भारत वाले प्रश्नों में सबसे पहले आप मौर्य काल के कला को देख लें। मौर्यकालीन जो कला है इसमें अलग अलग देखें। मौर्य जैसे पिछली बार देखिए मौर्यकालीन कला एवं वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इस तरह से तो स्पष्ट करके कि अशोक के स्तूप, अलग से 2 पेज के नोट्स तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए उस पर। अशोक कालीन जो है सो ये स्तंभ, अशोक के स्तंभ, उसको अलग से प्रोपर में तैयार कर लीजिए। उसके बाद पाटलिपुत्र के स्थापत्य, उस शहर के बारे में पूरी विशेषताएं। उसके बाद आपको गुफा कला, मूर्ति कला, लोक कला, ये जितनी सारी चीजें हैं उसको आप स्पष्ट रूप से देख लें। उसके बाद आता है पाल कला। पाल कला के बारे में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उस समय में बहुत सारे चैत्य बनाए गए थे, बहुत सारे विहार बनाए गए थे, फिर धातु की बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, मंदिर, स्थापत्य, ये सब चीज़ें जो हैं आपको पाल के बारे में विस्तार से देख लेना है। पटना कलम में तो वही कोई एक प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप देख लेंगे और मोटे तौर पर उसको संक्षिप्त में लिखने के लिए भी और बड़े में लिखने के लिए भी तैयार रहें। अब प्रायः उससे छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। एक प्रश्न और है जो देखने की आवश्यकता है, पिछले साल ही यूपीएससी में 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि औपनिवेशिक काल में आदिवासियों को प्रभावित करने वाली नीतियां क्या रही और उनके किस कार्यक्रम से जनजाति लोग उत्पीड़ित हुए और उनको माने मोटे तौर पर शोषण किया गया, और शोषण करने के बाद आदिवासियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये 2 प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं कि आदिवासियों की प्रतिक्रिया क्या रही और आदिवासियों को किन नीतियों और किन कार्यक्रमों के तहत उन पर शोषण के प्रभाव शोषण किए गए। तो कुल मिलाकर के आदिवासी आंदोलन के या विद्रोह के कारण क्या थे, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि इसको नोट कर लिया जाए। आदिवासी के जो आंदोलन है इसके कारण और उसके स्वरूप आप इसको भी तैयार कर देंगे। खास करके बिहार क्षेत्र में या पूर्वी भारत में आदिवासियों के विद्रोह के कम से कम 7 से 8 कारण और उसके स्वरूप के 5 से 6 पॉइंट आप तैयार कर लें और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, तो ये विद्रोह के रूप में प्रतिक्रिया हुई। तो इस तरह के प्रश्न को वहां पर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में जो प्रथम प्रश्न है हिस्ट्री से जो आएंगे फर्स्ट पेपर में, मैंने उसके संदर्भ में कुछ बातों को रखा है। लगभग 35 प्रश्नों की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया है कि ये 35 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इन 35 प्रश्नों को फिर हम लोग अलग प्रश्न और उसके उत्तर के संदर्भ में क्या आएंगे उन बातों को रखने की कोशिश करेंगे। पहले इतिहास से जुड़ा हुआ जो दूसरा प्रश्न आएगा, जो इन 5 के बाद जो सेकंड प्रश्न आएंगे उसमें 2 रहेंगे, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिर तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य विषयों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।